99 में आईएएस बने। एक बच्ची मेरे सामने आती है, फूट फूट कर रोने लगी। पिछले साल पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं पाई। वो मनरेगा में एक दिन काम कर ले तो कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बोले सर मैं 99 रुपए की वजह से आज मैं पढ़ाई कर पाई हूँ। हमारा यूथ बहुत जोशीला है, बस वो कहते हैं ना विंग्स ऑफ फायर हैं, लेकिन उसको दिशा देने की ज़रूरत है। आपने आईएएस बनने का सपना उन बच्चों को दिखा दिया। जिंदगी में अब ये मौका दोबारा मुझे नहीं मिला। आईएएस का सपना भी नहीं देख सकती थी कि ऐसा भी कुछ होता है, तो जब गुरु कर सकता है शिष्य क्यों नहीं कर सकता। पिताजी का आशीर्वाद ऐसा रहा। एक समय ऐसा भी था जिस समय आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, उन्होंने पूछा था कि कब तक पैसे हमसे लेते रहोगे। उन्हीं ट्यूशन के पैसों से कबाड़ के यहाँ से साइकिल खरीदी थी, किलो के हिसाब से, मुझे याद है। और मैं उसको मर्सिडीज़ कहता था, वो खटखट खटखट करके चलती थी। अंदर की बात जानना है कि अगर कोई जिले का आईएएस है, कुछ काम वाम पड़ता है तो कॉल मिलाते हैं तो काम हो जाते हैं। कि एक आईपीएस ऑफिसर लोगों को जा के जगह जगह कह रहा है मेरे सर आए, मेरे सर आए, और मुझे रोटी तोड़ के खिला रहा है, सर मुझे खिलाने दो प्लीज़। और मेरे हाथ में एक किताब थी तो वो बच्चों की तरह जिद करने लगा कि मुझे सर ये किताब चाहिए। उसने मेरे से किताब ले ली कि आत्मविश्वास आत्मसम्मान के बिना हासिल नहीं हो सकता। अगर आत्मसम्मान कमा लिया, आत्मविश्वास आपका है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद जो चीज़ें आज सामने देखने को मिली और जो रैंक 1 और ऐसे लोग सामने आए जिनके पैर तक नहीं हैं। आज उन्होंने इतनी सक्सेस जो उन्होंने पाई है और जिसके पीछे और जो इनको शिक्षा देते हैं और ओजांग सर, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो एक एकेडमी चलाने के साथ साथ और उनके साथ जो सक्सेस पाने वाले छात्र हैं उनके साथ कैसी उनकी मेहनत रहती है और किस तरह से वो परिणाम जो लाते हैं वो कितनी मेहनत के बाद वो लाते हैं। तो आज हमारे चैनल पर ओजांग जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओजांग सर, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ओजांग आईएएस एकेडमी खोलने का मन में विचार कैसे आया? देखिए मैं तो एमएनसी में काम करता था, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। ये रहा कि देश में कुछ बहुत परिवर्तन करना है या ऐसे लोग चाहिए जो चेंज कर सकें। और आज भी भारत में जो ब्यूरोक्रेसी वो बहुत पावरफुल है, उसके पास रिसोर्सेज हैं और अगर वो चाह दे तो बहुत लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ सकता है। क्योंकि मैं इंडिविजुअल चेंज कर रहा हूँ, मैं एक एनजीओ चलाता था, गरीब बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करता था, उनको पढ़ाने के लिए भी जाता था। और मेरे स्टूडेंट ने भी मेरी देखा देखी तमाम एनजीओ शुरू कर दिए, वो वीकेंड पे जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने। लेकिन हमें लगा था कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो बहुत छोटा है। हमारा यूथ बहुत जोशीला है, बस वो कहते हैं ना विंग्स ऑफ फायर हैं, लेकिन उसको दिशा देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि एक इंस्टीट्यूट अपना होना चाहिए, क्योंकि संस्थान जो होता है वो विचारों को आगे बढ़ाता है। और इसी विचार के साथ मैं कूद पड़ा। हालांकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे खानदान भर में किसी ने कभी कोई अपना खुद का काम नहीं किया, कि सब सर्विस में थे। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में, मेरे अंकल सब जॉब में। तो बड़ा मुश्किल डिसीजन था। और एक तरह से हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पढ़ना लिखना, नौकरी, फ्लैट, गाड़ी, सेटल हो जाना जल्दी से, यही एक परंपरा रही है। उसमें एक बड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति निकला कि अच्छी खासी नौकरी छोड़कर और वो इंस्टीट्यूट बनाने निकल पड़ा है। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं है, खुद की अपनी पॉकेट मनी या जो सेविंग्स है उससे सब शुरू किया। लोग बड़े नाराज़ भी हुए मेरे इस कदम से, परिवार में भी बड़ी हड़कंप मच गया। बट मन में इरादा था कि अगर मैंने इस इंस्टीट्यूट को कामयाब कर लिया तो आने वाले समय में देश में मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भेज सकूँगा, ऐसे ऑफिसर्स भेज सकूँगा जिनके मन में देश के प्रति एक समर्पण होगा। सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से छात्र पढ़ते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। कभी आपको नहीं लगा कि मुझे भी ये आईएएस की जो रैंक है वो मैं हासिल करूं इंस्टीट्यूट से पहले? हम आचार्य चाणक्य के देश के रहने वाले हैं। आचार्य चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि मुझे मौर्य साम्राज्य बनना है, मुझे चंद्रगुप्त को राजा बनाना है। और अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त के जाने के बाद भी जो उनके पुत्र हैं उनकी भी रक्षा करने का काम, साम्राज्य को बनाने का काम आचार्य ने किया। और अगर आज हम सबसे ज़्यादा किसी को याद करते हैं तो हम आचार्य चाणक्य को याद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सेवा में जाएं, क्योंकि आप बंध जाएंगे। और आज मेरे ढेर सारे स्टूडेंट कई स्टेट्स में, कई ज़िलों में काम कर रहे हैं, हर जगह वो सम्मान मिलता है। और मुझे एक छूट है कि मैं जीवन पर्यंत ऐसे जाने कितने ऑफिसर्स तैयार करके देश के कोने कोने में भेज पाऊंगा। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे आज वो आसाम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, आज हर जगह स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। तो
देश जो है वो हमेशा भारत को विश्व गुरु कहा गया। गुरु का मतलब ही होता है कि हमारे यहाँ गुरु को शीर्ष पर रखा गया। तो मैं भारतीय परंपराओं में बहुत विश्वास करता हूँ और इसीलिए गुरु के स्थान को हमने पकड़ा। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। तो जब सर्वोच्च स्थान मुझे पाना है तो मैं उसी के लिए प्रेरित हो चुका। उजांक आईएएस एकेडमी है, आपने एक लॉन्च किया 99 में आईएएस बने हैं। वो कैसे मन में आया कि 99 रुपए में तो पिज़्ज़ा या फिर हम कहें कि एक टाइम का खाना तक नहीं होता है। आपने आईएएस बनने का सपना उन बच्चों को दिखा दिया जो कभी सोचते नहीं थे कि मैं आईएएस का एग्जाम भी अटेम्प्ट कर पाऊंगा। देखिए, आपके पहले वाले सवाल का जवाब भी यहीं पर है, क्योंकि अगर मैं सिस्टम का पार्ट बन जाता तो मैं सिस्टम के साथ चलना पड़ता। आज मैं यहाँ इनोवेशन करने के लिए फ्री हूँ, इसीलिए मैंने स्वयं का इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किया कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। कोविड के दौरान मुझे स्वयं कोविड हुआ और मैंने उस दिन दौरान देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे या घर में कमाने वाला नहीं रहा। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी पढ़ाई छूट गई। मन में एक बहुत तड़प थी और चूंकि मैं खुद कोविड के दौर से गुजरा तो मैं जानता हूँ कि वो मृत्यु को बहुत पास से देखना कैसा अनुभव रहा। मन में था कि मुझे ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना है। देश के सामने एक बड़ी त्रासदी हुई। देश के प्रधानमंत्री, देश के डॉक्टर, देश के इंजीनियर, देश के ब्यूरोक्रेट, सभी इस लोगों को निकालने में सबने अथक प्रयास किया। आप पत्रकारों ने रात दिन सही सूचनाओं को प्रसारित करने में किया और देश के नागरिकों ने कभी थाली बजाकर, कभी घंटी बजाकर वो खड़े रहे। सभी एक कोरोना वॉरियर ही थे। तो मुझे लगा मैं क्या योगदान दे रहा हूँ। तो मुझे मन में एक टीस थी कि मैं क्या करूँ। और वहाँ पर एक मेरी बच्ची का मैसेज है, उसके दोनों पैर नहीं है, कि सर मैं पिछले साल पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मेरा कुछ नंबर से रह गया। मुझे लगा कुछ यही मौका है करने का। और अचानक से एक दिन मैंने उठा कि मैं आईएएस प्रीलिम्स पढ़ाऊँगा। तो जनरली 10,000 फीस हुआ करती थी। तो मैंने कहा कि कौन सी ऐसी रकम रखूँ कि वो सब तक चला जाए। तो लोग कहेंगे फ्री में कर दो। तो मैं फ्री में कभी इसका मैं वो नहीं रहा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का मूल्य चुकाते हैं, चाहे वो श्रम से, चाहे वो किसी भी माध्यम से, गुरु दक्षिणा के रूप में ही सही, हम उसकी वैल्यू करते हैं। हम वैल्यू करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसी रकम रखूंगा कि अगर मेरा गरीब से गरीब बच्चा वो मनरेगा में एक दिन काम कर ले तो कोर्स में एडमिशन ले सकता है। तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, मैंने कहा 99 रुपये। अचानक से हड़कंप मच गया मेरे मैनेजमेंट में कि क्या मतलब आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन बच्चों के बीच में जो मेरी बात है, मेरा जो चैनल है आईएएस विद उजांक सर, उसकी इतनी बड़ी रीच रही है। और आप बताएं कि इंडिया का सबसे बड़ा बैच मैंने बनाया और लोगों के जीवन में जो चेंज आया वो अद्भुत रहा। क्योंकि मैं रांची के एक आदिवासी इलाके में गया, झारखंड में, एक बच्ची मेरे सामने आती है, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, क्या ऐसी बात हो गई? बोले सर मैं 99 रुपये की वजह से आज मैं पढ़ाई कर पाई हूँ बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, नहीं तो मैं कभी आईएएस का सपना भी नहीं देख सकती थी कि ऐसा भी कुछ होता है। उस दिन मुझे लगा कि शायद ये जो मेरा पागलपन है, ये जो मेरी दीवानगी थी, ये कुछ इनोवेशन था, वो पहुंच गया लोगों तक। सबसे बड़ी बात है कि 99 रुपए में आपने एक कोर्स दिया, आईएएस बनाने का सपना आपने साकार करने के लिए एक पहल की। ऐसे कितने छात्र थे जो आपके पास आए हों या आप उनसे मिले हों जिन्होंने 99 रुपए में आईएएस बन गए हों? अभी तो उनको इस बार एग्ज़ाम देना है, लेकिन नो डाउट, क्योंकि अभी रिसेंटली वो बैच लॉन्च हुआ था, अभी उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अगले साल का रिजल्ट आएगा उसमें एक बहुत बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा बैच था। यकीन मानिए हमें खुद नहीं पता था और हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस दिन हमारी क्लास शुरू हुई थी हमारे पास साइबर अटैक हो गया और मैं लगभग 3 महीने तक एक ट्रॉमा में रहा। मतलब रात दिन उस जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए। वो असहनीय पीड़ा मुझे आज भी बहुत दर्द देती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरा एक दिन छट ही जाता है, उजाला निकलता है। मेरे बच्चों का विश्वास मेरे साथ रहा और मैं यही कहूँगा कि आज एक मैंने सपना देखा था हर घर आईएएस, और वो सपने को पूरा करने में मैं एक कदम आगे बढ़ा चुका हूँ। अच्छा, एक अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जैसे कि उजांक आईएएस एकेडमी है, उधर दृष्टि है, इधर खान सर हैं, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों में कि अपने अपने दावे सभी करते हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं बड़ा मस्त मौला सा इंसान हूँ। लोग कहते हैं कि उजांक किसी से मिलता जुलता नहीं है, बाहर क्या और उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अपने आप को एक वैज्ञानिक की तरह देखता हूँ। मुझे अपनी ये मेरी क्लासरूम है, मेरा ये किताबें हैं, ये मेरी लैब की तरह हैं।
तो देखिए, जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा देने वाला गुरु का सम्मान हमारा देश हमेशा करता चला आया है, और सभी अपनी अपनी जगह इम्पैक्ट करें। तो मैं किसी के दावे को सही या गलत नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से करने आया हूँ। कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा है, जैसे मैं NLP ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। आपकी माइंड, मेमोरी, पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस को समझने की मेरे पास एक अलग ट्रेनिंग है। तो मैं एजुकेशन में उन चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ कि मैं आपके पूरे व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहता हूँ। अगर आपके मन में मान लीजिए कोई पीड़ा है, कोई आप परेशान हैं, और टीचर आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अब आप कहाँ, आपका ध्यान ही नहीं लगना है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी आप बता ही नहीं पा रहे हैं किसी से, तो आप अंदर से उबल रहे हैं। अब आप किससे कहें, अब टीचर पढ़ा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम एक पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, और हर साल हमारा एक टारगेट होता है कि इस बार हम इनोवेशन करेंगे। हमारी टैगलाइन यही है, इनोवेशन इन एजुकेशन। और यही देखिए कि इस बार हम गुरुकुल लेकर चले आए। तो गुरुकुल भी एक बड़े अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया। लगभग हज़ारों बच्चों से मैं बात करता हूँ और उनके प्रॉब्लम को सुनता हूँ, तो वहाँ मुझे एक डिज़ाइन आया, और वो डिज़ाइन मैं इस बार गुरुकुल के रूप में लेकर आया हूँ। तो गुरुकुल में क्या क्या चीज़ें विशेष रहेंगी, छात्र कैसे गुरुकुल तक पहुंचे, और आपकी तरफ से छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी गुरुकुल के अंदर? देखिए, गुरुकुल परंपरा आप जानते हैं कि प्राचीन भारत, जब भारत बहुत ताकतवर था, जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, तो हमारे हर गांव में गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी। गुरु का परिवार गुरुकुल कहलाता है। गुरुकुल का मतलब होता है एक माहौल। आज की डेट में एटमॉस्फियर ही आपको बनाता है। कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन तो सब तक पहुंच गई, लेकिन उस ऑनलाइन एजुकेशन ने आपको लेथार्जिक भी बना दिया। एक जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसको तोड़ दिया, और आपको एक कंफर्ट जोन में, बच्चा लेटे लेटे भी पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वीडियो पॉज कर दी, चला गया कहीं बाहर घूमने, तो वो एक उसका डिसिप्लिन खत्म हो चुका है। और ये मुझसे कई बच्चों ने कहा। हमने गुरुकुल में शुरुआत की कि जीरो लेवल NCERT से शुरुआत करेंगे, और हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ये तो बहुत से संस्थान कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात है। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है, जहां मेंटर्स की टीम आएगी, मार्गदर्शन करेगी, आपको वहीं बिठाकर रिवीजन कराएगी, आपकी राइटिंग कराएगी, आपसे रीडिंग कराएगी, और आपके जितने डाउट्स उसको सॉल्व करेगी। इसके बाद आपको डायरी मेंटेन करना होगा, आप कितने गिलास पानी पीते हैं, कितना खाना खाते हैं, फ़ोन पे कितनी, आपके हर चीज़ की मॉनिटरिंग। इसके बाद जब आप घर जाएंगे तो वो भी आपकी एक डायरी मेंटेन, आपको इतने टॉपिक पढ़ के सोने हैं। इसके बाद आपके मेडिटेशन, योगा के टीचर। इसके बाद आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके लिए कैमरे का सेटअप लगा होगा कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। रेगुलर टेस्ट, क्विज, लगातार आपको प्रेशर में रखा जाएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आएगी। हॉस्टल सुविधा है, हॉस्टल में भी टीचर्स की विजिट है, डिबेट क्लब बनेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से एक पूरा माहौल तैयार कर दिया जाएगा कि आप ज़रा सा भी इधर उधर ना भटक सके। और जब मुझे पता है कि अगर आपको एक माहौल मिल जाता है, एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। जागसी, मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे आपने बताया कि कितना खाना खाना है, कितना पानी पीना है, ऐसा सुनने में आता है, और ऐसे छात्र बताते भी हैं कि जब हम तैयारी करते हैं और जब नींद आती है तो नींद के लिए हम हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं। क्या वो सत्य है? हरी मिर्च में नो डाउट कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको एक्सेजरेट कर देते हैं, जैसे कॉफ़ी में भी होते हैं और तमाम इसमें। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक सक्सेस के पीछे कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप इसको समझिए। आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं या आप क्लास में बैठे हैं, आपकी बॉडी में अगर पानी का परसेंटेज 1% से नीचे चला जाए, आपकी मसल्स क्रैम्प करने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ पानी एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में 2 से 3 घंटे का अंतर आ सकता है। ये बड़ा साइंटिफिक सेगमेंट है। अब मान लीजिए आपको पेन हो रहा है, आपकी थाइस फट रही हैं, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, और मैं आपसे कहूँ नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, भाड़ में जाए पढ़ाई, मैं पहले अपना शरीर देखूं। अब आपको यही नहीं पता चल रहा है आपको वाटर इनटेक कितना करना है, कब करना है, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना है। तो अगर आप ये सब नहीं जानते तो फिर आप क्या अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं। अरे मैं ही लगता है पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरा ध्यान भटकता है। अब आपको पता ही नहीं कि जो ऊपर बैठा हुआ है ये दिमाग है, ये 20% एनर्जी सप्लाई आपकी ले लेता है। ये सबसे बड़ी मशीन है दुनिया की। अब इसको आप एनर्जी सप्लाई नहीं दे रहे हो, इसको जो चीज़ चाहिए, इसको क्या चीज़ चाहिए, आप इसको अब सैंडविच दे रहे हो, इसको आप ब्रेड पकौड़ा दे रहे हो, इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, इसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो आप उसको वो चीज़ सप्लाई करो। तो जब आप अपना भी ध्यान रखते हो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर देती हैं। लास्ट में पास होने वाले और फेल होने के बीच में सिर्फ कुछ हैबिट्स का अंतर होता है। आप यकीन मानिए 24 घंटे वो उसके पास भी है जिसने टॉप किया, और 24 घंटे उसके पास भी हैं जो इस बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। फ़र्क है 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही गुरुकुल है।
अच्छा, गुरुकुल की तैयारी ऐसी रहेगी, आप बच्चों पर मतलब जो छात्र हैं उन पर बहुत कह सकते हैं कि जैसे बहुत तेजी से वो नज़र रखी जाएगी और हर चीज़ का आपके गुरुकुल में वो ध्यान रखा जाएगा कि जिससे कि छात्र का मन ना भटके और किसी चीज़ की कमी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि जैसे यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया, तो ओजांग आईएएस एकेडमी कहाँ देखते हैं, कितने रैंक टॉप में कौन सी रैंक में आपके स्टूडेंट आए? ये आईएएस टॉपर हमारी स्टूडेंट रही हैं और इस बार भी हमारे 15 से ज़्यादा रिजल्ट हुए हैं और अपने आप में अगर देखा जाए तो हमें अभी 7 साल हुए और इनोवेशन के कारण हर साल हमारे रिजल्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले 7 रिज़ल्ट, फिर 9 रिज़ल्ट, 15 रिज़ल्ट और इस बार जो हमने इनोवेशन किया, इस बार तो हम रिज़ल्ट शायद हम क्लेम कर पाएंगे कि आधे से ज़्यादा रिज़ल्ट हमारे हैं, क्योंकि जो हमारा बैच रहा उसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पढ़ाई की और बड़े होनहार बच्चों ने पढ़ाई की, जिनको ये था कि ज़िंदगी में अब ये मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। तो जब स्टूडेंट के अंदर ये जज्बा होता है ना कि अब ज़िंदगी में दोबारा मौका, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, मुझे पता है इसके बाद गरीबी ही हमारा इंतज़ार करी, तो यही एक मौका कर जाओ, वही स्टूडेंट सबसे अच्छा कर जाते हैं। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे स्टूडेंट मुझे बहुत ज़बरदस्त संख्या में मिले हैं। तो रिज़ल्ट एकेडमी का बढ़ता चला जा रहा है और ये इस वजह से क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत लगन से काम करते हैं, हमारे टीचर्स बहुत लगन से काम करते हैं। मेरा उनके ऊपर जो काम करना है, एक होता है उनकी एजुकेशन पे काम करना, मैं अपने स्टूडेंट के ऊपर काम करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। आप पर्सनालिटी तैयार कर लो, आईएएस एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। अच्छा, मैं एक पर्सनल जानना चाहूँगा कि जैसे कि फ़ीस एक इंस्टीट्यूट की एक मानक होता है कि वो फुलफ़िल करना है, ऐसे भी छात्र आते हैं जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते। कभी किसी छात्र ने आपसे आकर के रिक्वेस्ट किया हो कि सर आपकी बार मैं फ़ीस जमा नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या क्लास अटेंड कर सकता हूँ? ऐसे भी छात्र मिलते हैं? बिल्कुल आते हैं और 99 का बैच इन्हीं के लिए था। तो मैं बोलता हूँ कि मैं निःशुल्क नहीं पढ़ाऊँगा, उसका कुछ कारण है, क्योंकि मुफ्त की चीज़ की हम कभी वैल्यू नहीं करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। आप यकीन मान के देखिए, माँ हमारे घर के कपड़े धोती है, खाना बनाती है, हम वैल्यू नहीं करते, बहन करती है, हम वैल्यू नहीं करते। वही काम वाली को हम पैसा देते हैं तो वैल्यू होती है। तो ये संसार है, मतलब हम नदी हमें पानी दे रही है, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसमें हम कचरा डाल रहे हैं, सीवर डाल रहे हैं। वही हमें जब किसी बोतल बंद पानी को पीना होता है तो हम बड़ी अपने यहाँ पे ऐसे दबा के घूमते हैं। तो मैंने कहा मैं 99 रुपये में पढ़ा दूंगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मनरेगा में एक दिन नौकरी कर लो। अरे मेहनत करने में शर्म कैसी? मैंने किया, मैंने इंश्योरेंस बेचा, मैंने भूसा ढोया है, तो जब गुरु कर सकता शिष्य क्यों नहीं कर सकता? लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। तो हमारे पास तो आज 99, 299 से लेकर जो है 2.5 लाख का भी हमारे पास बैच है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा करे। ईश्वर तो खड़ा हुआ है ना, कोई चमकदार मंदिर में किसी के ऊपर सोने का मुकुट है और किसी के पास जो है मंदिर का जो है पेंट भी उतर रहा है। तो हमने, चूंकि मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, मैंने हर तरह के बच्चे को, जो दिल्ली नहीं आ सकता, नोएडा नहीं आ सकता, वो मेरे तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नक्सलाइट एरिया में पोस्टेड हैं, वो जब बेस कैंप में आते तब पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। हमने तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जनाब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होता है, निःशुल्क। मैं खुद खड़ा होता हूँ और मैं खुद वहाँ पे पढ़ाता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका जादू कितना बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का सपना आपका है, क्या छात्र भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जैसा आपका सपना है? जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैं घर घर आईएएस पैदा कर दूंगा, 99 रुपए में आईएएस बनाऊंगा, तो क्या छात्र भी ऐसे ही मिलते हैं? मेरे छात्र अपने नाम के साथ ना ओजांकियन वर्ड यूज़ करते हैं और बहुत कम समय में मुझे ये अद्भुत अनुभव मिला है। ये बड़ी बात है कि जब आप अपने नाम के साथ सुभाष ओजांकियन, नेहा ओजांकियन लिखते हैं, तो ओजांग आईएएस एकेडमी की जो वैल्यू है बताता है कि हमारे स्टूडेंट वैल्यू के साथ जुड़े हैं। और मैं इसको परिवार बोलता हूँ, और ये गुरु का कुल है, ये गुरु का परिवार है वाकई में। तो ये चीज़ तो नो डाउट है और बच्चे वाकई में बहुत मेहनती हैं। और मेरे पास ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो चमक दमक से दूर, बड़ी भारी फीस और करोड़ों रुपए की ऐड से दूर, वो जानते कि इंसान की बात दिल तक पहुंचती है। ये बिल्कुल सीधे दिल तक कहने वाली बात, दिल से निकली हुई दिल से। और उसका कारण है कि मैंने भी गरीबी को झेला है, मैंने भी इंश्योरेंस बेचा है, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाया है, मैंने भी इस तरह के काम किए हैं और अपनी हिम्मत, मेहनत और सपनों के दम पे मैं आगे बढ़ा। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि हाँ, जिद करो, संघर्ष करो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जो पाना चाहते हो उसको हासिल कर लो। जिस समय आप LIC में काम करते थे, जब इंश्योरेंस बेचते थे, उस समय कभी सपना देखा था कि मैं देश के अंदर ऐसा एक रेवोल्यूशन ला करके खड़ा कर दूंगा?
कहते हैं ना कि इंसान कुछ खास कामों के लिए पैदा होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पत्रकारिता, बोलेंगे हाँ ये तो मेरे अब एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। वैसे मैं हमेशा जानता था मैं बॉर्न टीचर हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। मैं बहुत अच्छा एक समय पैसा कमाता था, 5 days जॉब, MNC, क्रेडिट कार्ड, लाइफ, ड्राइवर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन मैं असंतुष्ट रहता था, मैं सोचता था क्या करूँ। तो मैं चला जाता था ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, कुछ भी करने, क्योंकि वो अंदर से एक कीड़ा था, नहीं मुझे पढ़ाना है। वो जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं पा जाता हूँ ना, उसको बोलते हैं, तब तक वो होता नहीं है। तो हमेशा से था कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। वो तो ज़िंदगी के हालात थे कि एक समय पढ़ाई मेरी छूट गई, एक समय मुझे इस तरह के काम भी करने पड़े। लेकिन वहाँ भी मुझे एक अधिकारी मिले, उन्होंने कहा बेटा टैलेंटेड हो, तुमसे बातचीत करके कॉन्फिडेंट हो, पढ़ाई छोड़ना नहीं, पढ़ाई में वापस आ जाओ। और उनकी बात को, वो मेरे गुरु रहे, और इंश्योरेंस उनको बेचने गया था, और उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि फिर मैंने एक छोटी सी कुटिया ऊपर बनाई घर के कोने में, टीन शेड की, और पढ़ाई में जुड़ गया। और फिर उसके बाद तो फिर कभी पलट के जीवन में देखा नहीं, और अपनी एजुकेशन को ही मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताई। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कभी फादर से पैसे नहीं लिए। उनको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी ब्रांच में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, कभी नहीं। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पैसे कमाता था, और मुझे याद है कि मैं सेकेंड ईयर में मैंने उनको एक लेदर की जैकेट गिफ्ट की थी, और आज भी उन्होंने उसको ऐसे संभाल के रखा हुआ है जैसे हर साल वो निकालते हैं, उस पर बढ़िया साफ सफाई करते हैं, 1-2 बार पहनते हैं, मेरे बेटे ने दिया। मुझे लगता है मैं अपने फादर को इससे कीमती चीज़ संसार में दी, क्योंकि मेरी कमाई का पैसा था। और तब से लेकर आज तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। मतलब पिताजी का आशीर्वाद ऐसा रहा। एक समय ऐसा भी था जिस समय आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, उन्होंने पूछा था कि कब तक पैसे हमसे लेते रहोगे? बिल्कुल, ये था फर्स्ट ईयर की बात है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत एक बड़ी दुर्घटना की वजह से ख़राब हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर में चूँकि बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, और नई जगह थी, सेटल नहीं हो पा रहा था, मेरे पास एक साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा सकूं, तो मैं पैदल जाता था। तो उन्होंने पूछा कि कब तक बाबू पैसे भेजने होंगे, हमारे यहाँ ऐसे पूछा, बाबू कब तक पैसे भेजने होंगे। तो मैंने उसको बात को बहुत गहरे से ले लिया। मैंने कहा बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। फिर मैं निकल पड़ा पढ़ाने के लिए, और उस पढ़ाने के दौरान पहले मैं 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाता था। फिर मैंने उन्हीं ट्यूशन के पैसों से कबाड़ के यहाँ से साइकिल खरीदी थी, किलो के हिसाब से, मुझे याद है। और मैं उसको मर्सिडीज़ कहता था, वो खटखट खटखट करके चलती थी, उसमें मेडगार्ड टूटे हुए थे, और वो उसको मैंने टेप लगा के उसके जो है उसको ब्लैक रंग का किया था, और जब चलती थी बहुत शोर करती थी। लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसकी बड़ी ज़रूरत है, मैं उसको मर्सिडीज़ कह के चलता था, ठीक है। और ज़ोर से चिल्लाता था कहीं ब्रेक नहीं है, मैं पैर से मुझे रोकना है। बट हाँ, वो बड़ी मेरी प्यारी सहयोगी थी, और उसकी वजह से मैं धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक समय आया कि मैं IIT की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को पढ़ाने लगा। और एक दौर आया कि फाइनल ईयर तक आते आते एक ऐसा समय आया कि मुझे मतलब कोचिंग के मालिक ने मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी। बोले तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो और यही रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, रुकना मेरा काम नहीं है, आपने मुझे सम्मान दिया, मेरी सहायता की, बहुत इतना मोर देन इनफ है, अब आगे मुझे और लंबी जर्नी करनी है। तो एक यात्री की तरह मैं झोला उठा के हमेशा चलता ही रहा, मतलब रुकना नहीं कहीं। अभी ओजांग शुक्ला जी का क्या सपना है? क्या मतलब एकेडमी चल रही है, छात्र सक्सेस में है, पहले 9 थे अब 15 हो गए, आगे हमारी उम्मीद ऐसी होगी कि 100 भी क्रॉस होंगे। आगे सपना क्या रहेगा? मैं अगर ये कहूँ कि एजुकेशन के हर फील्ड को टच करना है, क्योंकि शिक्षा मेरे देश की ताकत थी। अगर कभी भी आपको प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ने को मिले, और शिक्षा ही आने वाले भारत की ताकत होगी। और यही कारण है मैंने सिर्फ UPSC में अपने आप को नहीं रखा, मैं इनोवेशन करता रहता हूँ। वी स्टार्टेड ओजांग पढ़ाई वाला 6 to 12, मैंने वहाँ काम शुरू किया, बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग ओजांग किड्स। अब आप कहेंगे किड्स, 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए। आज हमारे बच्चों के सामने, अगर ऑडियंस मुझे सुन रही है, आज छोटे छोटे बच्चों को मोटापे की समस्या हो रही है, उनको पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अगर खाना भी खा रहा है तो मोबाइल का। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितना एडिक्टिव होता चला जा रहा है। माँ बाप चॉकलेट्स, शुगर कोटेड कैंडीज़, उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि टीवी एडवर्टीजमेंट में वो करोड़ों रुपए के ऐड दिखाए जा रहे हैं। और हमें लगा कि अगर देश यहीं से बर्बाद हो गया तो हम आगे जाकर क्या ब्यूरोक्रेसी में हम उनको भेजेंगे, क्या उनको बनाएंगे, कहाँ से देश खेल में, डिप्लोमेसी में, पावर में, एजुकेशन में कहाँ से आगे जाएगा। सो वी स्टार्टेड ओजांग किड्स। तो लोग कहते हैं कि आप इतना वैरायटी वाले काम क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं? क्योंकि एजुकेशन जो है एक वृक्ष की तरह है, और वृक्ष में केवल एक शाखा नहीं होती है, ये तो
पल्लवित होता चला जाता है और हम वट वृक्ष को करते हैं कि जड़ें वापस ऊपर से नीचे चली आती हैं। तो शिक्षा ये है कि ऊपर जाओ और ऊपर से फिर अपनी जड़ों के साथ जाकर जुड़ जाओ। तो ये देश जितना वट वृक्ष की तरफ बढ़ता चला जाएगा उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। तो आज ओजांग किड्स, ओजांग पढ़ाई वाला, ओजांग IAS, और अब तो हम ओजांग TGT, ओजांग टीचर्स एकेडमी हर जगह प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर स्टूडेंट को सशक्त करना है। और बहुत कम लोग जानते होंगे वी आर एंटरिंग इन द स्किल्स ऑल्सो। जी हाँ, जैसे कई बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, नहीं सक्सेस हो पाए, मेरे मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि एग्ज़ाम को तो क्रैक नहीं कर पाया, अब क्या करेगा जीवन के साथ। तो आने वाला समय कोडिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओजांग कोडिंग, कि उसको इतना सशक्त कर दो कि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि मैं हमेशा एक बात अपने जीवन से सीखा है, जब मैं भूसा ढो रहा था तब भी, जब मैं इंश्योरेंस बेच रहा था तब भी, कि आत्मविश्वास आत्मसम्मान के बिना हासिल नहीं हो सकता। अगर आत्मसम्मान कमा लिया, आत्मविश्वास आपका है। अच्छा, जैसा कि अभी देख रहे हैं 988 बच्चों का रिजल्ट आया सक्सेस में, बाकी लाखों लाख बच्चे निराशा उनको हाथ लगी, कोई 0.5 से रह गया या 1 नंबर से रह गया। आखिरकार वो निराशा उनके लिए एक संघर्ष वाली भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे निराश हो जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए, लाइफ में कुछ भी करना है तो निराशा तो आसपास होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद में अगर विश्वास है तो निराशा नहीं होगी। यूपीएससी की तैयारी को जो लोग भी आना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि इसको समझें। मैंने कहा ना, IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। यहाँ खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा। ये कुछ किताबें, कुछ फैक्ट, कुछ न्यूज़पेपर रटने का नाम नहीं है। ये जॉब भी नहीं है, ये करियर है। यहाँ अपने आप को बदलिए छोड़िए, आपको समाज को बदलना पड़ेगा, और समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता। तो जो दृढ़ निश्चयी है, इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है दृढ़ निश्चयी। तो ये भी नहीं पूछता कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में मार्क्स किसके हैं, तुमने ओपन से पढ़ा है, प्राइवेट से, कुछ नहीं पूछता यूपीएससी। कहता तुम मराठी में एग्जाम देना चाहो मराठी में दो, उर्दू में देना चाहो उर्दू में दो, हिंदी में दो, इंग्लिश, जिसमें मन करे दो। वो ये कहता है कि भारत के प्रशासन को तुम्हें कितना समझ में आता है, जिद्दी हो कि नहीं हो। और यूपीएससी के एग्जाम मैं आपको बताऊं कि जिस स्टूडेंट ने तैयार कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं फैलाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, दिल से तैयारी की, कोई लक का फैक्टर नहीं हो गया। जनाब, आज की डेट में करोड़ों रुपए से कम कोई नहीं कमाता। मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा टीचर है, करोड़ों रुपए उसके लिए बहुत मामूली बात है। तो अगर आपको सुरक्षा ही तो चाहिए। और दूसरी बात, बड़े बड़े IAS IPS पैर छू रहे हैं। हाँ, मेरे गुरुजी हैं, खड़े हैं। कहीं भी जाना होता है, हाँ फ़ोन ही जाता है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है काम, कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक अंदर की बात जानना है कि अगर कोई जिले का IAS है, कुछ काम वाम पड़ता है तो कॉल मिलाते हैं तो काम हो जाते हैं। ये तो हमारी गरिमा के ऊपर है कि अगर हम आत्मसम्मान वाले हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी नहीं बात कर सकते, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्टूडेंट कितना संघर्ष करके पहुंचा है। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको नहीं बनाया है तो आप तो चाहोगे ना गुस्से आप ले लो। तो वो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि ये जो संसार है ना, वो मधुमक्खी और फूल के रिश्ते की तरह चलता है। तो आप फूल से उतना ही लो कि फूल को लाभ हो। जब उसको निचोड़ने लगोगे तो फूल मुरझा जाएगा। तो ये कुछ इसी तरह से है। कभी ऐसा लगा कि ओजांग जी IAS के ऑफिस में गए हों, वहाँ उनका जनता दरबार चल रहा हो और IAS खड़े होकर के सर आइए, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? अब ये सब कहना सार्वजनिक मंच पे ठीक नहीं, लेकिन हाँ, मुझे इतना प्यार मिला है और इतना सम्मान मिला है। और उसमें एक इंसिडेंस ऐसा भी है कि लबासना हॉस्टल में जो ऑफिसर्स मेस हैं उसमें बाहरी लोग नहीं जा सकते, लेकिन मुझे मेरा स्टूडेंट वहाँ मिला और वो इतना खुश हो गया कि मेरे लिए थाली लगाकर और अपने हाथ से रोटियाँ तोड़कर खिला रहा है, मेरे गले लग रहा है, सबका हॉस्टल का दरवाज़ा खटखटा कर रहा है, मेरे सर आए, मेरे सर आए। वो जो वक्त था ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट, मेरे जितना भी पेन था, दर्द था, उस सब का मुझे आउटपुट वहीं मिल गया कि एक IPS ऑफिसर लोगों को जा जाके जगह जगह कह रहा है मेरे सर आए, मेरे सर आए, मुझे रोटी तोड़ के खिला रहा है, सर मुझे खिलाने दो प्लीज़। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अद्भुत क्षण रहा है। बाकी तो चीज़ें चलती रहती है, हमें भी उनकी गरिमा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये रिलेशनशिप म्यूचुअली होता है, वही अच्छा रहेगा। ऐसा कोई वाकया हुआ हो आपके साथ कि जब छात्र और अध्यापक का एक मिलन हुआ हो और लोग देख रहे हों कि ये क्या है ऐसा? अभी लास्ट ईयर की बात है, मैं गया था, एक स्टूडेंट IAS है, तो मेरे हाथ, मुझे याद है कि मैं हमेशा किताब लेके चलता हूँ अपने साथ। तो अब IAS बन जाने के बाद आप एक बहुत सीरियस पर्सनालिटी, ट्रेनिंग बहुत सीरियस होती है, उनको बताया जाता है कि आपको ये एटिकेट फॉलो करने हैं, बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है उनकी।
और मेरे हाथ में एक किताब थी, तो वो बच्चों की तरह जिद करने लगा कि सर मुझे किताब चाहिए। और फाइनली वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी कि वो मतलब उसने पहले ऑटोग्राफ मेरे लिए कि सर उसमें प्लीज़ जल्दी ऑटोग्राफ दीजिए, मुझे सर ये किताब चाहिए। उसने मेरे से किताब ले ली कि मुझे आपसे ये किताब चाहिए और आपके ऑटोग्राफ के साथ चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो ये मूवमेंट्स होते हैं ना, बड़े मज़ेदार होते हैं। मतलब लगता है कि हाँ, आज जिससे लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं कि आप आईएएस बन गए, आप फलाना जो है वो स्टेट के टॉपर हैं, और वो मेरे से जिद करा नहीं, मेरे बगल में किताब रखी और उसको मुझसे छीन के सर मुझे ऑटोग्राफ करके दे दीजिए, सर ये बहुत मुझे बुक पढ़नी है और मुझे हमेशा अपने साथ रखना है। तो मुझे पता है कि उसको बुक्स की कोई कमी नहीं है, वो एक इशारा करेगा उसके पास बुक्स आ जाएंगी। लेकिन वो एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा गहरा था कि बच्चों की तरह देखो अभी भी ये जिद कर रहा है, वो नहीं सर मुझे आपसे ये बुक चाहिए, बहुत हिम्मत आएगी मुझे। तो ये अच्छा लगता है सीरियसली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा कि 99 रुपए में जो संकल्प लिया था कि 99 रुपए में आईएएस बनाएंगे और घर घर तक आईएएस पहुंचाएंगे, ओजांग शुक्ला जी ने ये संकल्प लिया है। अब गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आईएएस बनाने का जो छात्रों को जरूरत है, जिस चीज की आवश्यकता है, उसको पूरा करेंगे।